देखा क्या पूल है, और सब कह रहे हैं यार बस एक वो तुमने खाली छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग बात है कि 999 टाइल्स मिलकर भी उनको उतना सुकून नहीं दे पा रही जितनी बेचैनी उस एक टाइल के न होने से हो रही है। क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है कि जो नहीं है उस पर दिमाग ज़्यादा जाता है, जो है उस पर दिमाग कम जाता है, और ये एक्सपेरिमेंट यही साबित करने के लिए हुआ भी था। तो इस कॉन्शियसनेस के भरोसे रहेंगे और सोशल मीडिया के दौर में रहेंगे तो दिमाग फट जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। इससे बचने का एक ही तरीका है, कॉन्शियसनेस को ट्रेन करना इसके रिवर्स। कैसे? कि मेरे पास क्या नहीं है ये तो मुझे रात दिन लोग बता रहे हैं, आसपास के लोग भी बता रहे हैं। मुझे इन सब हमलों से बचने के लिए रोज अपने दिमाग को बताना है कि मेरे पास क्या है, और एक लिस्ट बनानी है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनानी है जीरो से। जैसे मैं आपको अगर ये बताऊं कि आप बैठ पा रहे हैं, ये एक नेमत है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से बैठ ही नहीं पाए, उनकी रीढ़ की हड्डी काम ही नहीं करती है। अगर मैं ये लिखना शुरू कर दूं कि मेरी रीढ़ की हड्डी काम करती है, मैं खड़ा हो पाता हूँ, बैठ पाता हूँ, ये अपने आप एक वरदान है। मैं चल पाता हूँ, ये एक वरदान है। मैं सांस ले पा रहा हूँ, वरदान है। मैं देख पा रहा हूँ, आप चश्मा नहीं लगाते, वरदान है। मेरे हिसाब से तो वरदान है, मैं चश्मा लगाता हूँ हमेशा, कितना बड़ा वरदान है। आपका दिमाग इतना काम करता है कि आप पढ़ा पाते हैं, इसका मतलब आपके जो न्यूरॉन्स दिमाग में हैं, करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स हैं, उनके कनेक्शन इतने स्ट्रांग हैं कि आप इन सब चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं। कितना बड़ा वरदान है। जो नहीं कर पा रहे, जो मेंटल एजाइलम्स में हैं, उनको देखिए। जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया उनकी हालत देखिए, जिनको कैंसर हो गया उनकी हालत देखिए। मुझे कैंसर भी नहीं है, 1000 बीमारी हैं जो मुझे नहीं है। जब आप इनकी लिस्ट बनाएंगे, फिर मुझे ये पता है कि मेरी ज़िंदगी में कितना भी दुख हो, अगले 6 महीने कम से कम मेरे घर में खाना बनता रहेगा। ये सुकून अफ्रीका के लोगों से पूछिए, गरीब लोगों से, उनको आज शाम का भरोसा नहीं है। भारत में ही कम से कम 10, 20, 30% लोगों को कल का भरोसा नहीं है। मुझे 6 महीने का भरोसा है। पेरेंट्स तो कहते हैं शर्मा जी के लड़के को देखो। हाँ। मेरे घर में शायद एसी नहीं है, ये मुझे दुख है। जिनके घर में कूलर भी नहीं है उनको देखो एक बार। तो 2 तरीके हैं। पहला, आपके पास क्या क्या है, एक लंबे लिस्ट बनाइए और रोज उसको पढ़िए सुबह सुबह। कृतज्ञता महसूस कीजिए, ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए, प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति, जिसको भी आप मानते हैं उसके प्रति। और ये महसूस करना कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। 800 करोड़ की आबादी में कम से कम 300-400 करोड़ से बेहतर स्थिति में हूं, ये कितनी बड़ी बात है। तो जब जब समाज परेशान करे कि उसका पीएमटी में हो गया, तेरे दोस्त का आईआईटी में हो गया, तेरा नहीं हुआ, मन को खुश रखना कि भाई मैंने कोशिश पूरी की। कोशिश में कमी नहीं आनी चाहिए, कोशिश करनी है जम के। मैं तैयारी आसमान की और मन की तैयारी पाताल के लिए भी रहे कि भैया सबसे खराब कंडीशन आएगी तो भी हैंडल कर लेंगे। हाँ, कोशिश बेस्ट की करनी है। तो ये बात पेरेंट्स पे भी लागू होती है कि वो ये सोचे कि मेरे बच्चे का अगर कहीं नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो सही सलामत है, मेरे पास है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और क्या। मतलब मेरी राय में जितनी ट्रेनिंग बच्चों को देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पेरेंट्स को देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जो जीवन में खुद नहीं कर पाते वो सारा बच्चे पर थोप देते हैं, बिना ये समझे कि उसका स्वधर्म क्या है, उसकी अपनी नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, उसकी रुचि किस में है, उसका एप्टीट्यूड या उसका इंटेलिजेंस का लेवल किस चीज़ के लिए बेहतर है। कुछ कुछ वैसा है कि आप मछली को ज़बरदस्ती पेड़ पे चढ़ाना सिखा रहे हैं और वो पानी उसको दे ही नहीं रहे कि पानी में तैर ले। पेरेंट्स की दिक्कत इसलिए है कि वो बाकी पेरेंट्स से घिरे हुए हैं। पेरेंट्स में जितना कंपटीशन है उतना बच्चों में आपस में नहीं है, पेरेंट्स में ज़्यादा है। इसलिए एक अच्छे पेरेंट को सबसे पहले अपने अंदर ये क्षमता अर्जित करनी होगी कि मैं बाकी पेरेंट्स के दबाव में नहीं आऊँगा। मुझे एक इंग्लिश का चैप्टर याद आ रहा है, शुड विजार्ड हिट द मॉमी। उसमें यही बात कही गई थी, क्या बच्चे को क्या करना चाहिए उसका फैसला वो खुद करे या पेरेंट्स करें। पेरेंट्स एडवाइज़र के रोल में हों, लेकिन अंतिम फैसले बच्चे अपने हिसाब से लें, ज़्यादा ठीक है। या बच्चों की पूरी बातें सुनने समझने के बाद मित्र के रूप में पेरेंट्स उनको हेल्प करें, वहाँ तक ठीक है। पेरेंट होने का मतलब ये भी नहीं कि बच्चे को छोड़ दिया ऐसे ही, मतलब उसके फैसलों में पार्टिसिपेट तो करना ही करना है, लेकिन वो पार्टिसिपेशन इम्पोज करने के लेवल पर ना हो, फैसिलिटेट करने के लेवल पर हो, ये ज़रूरी है। और
ऐसा हो तो, वरना क्या होता कि बच्चे सफल होने के बाद भी, जैसे आपने बच्चे को मार मार के बना दिया इंजीनियर, बन भी गया, नौकरी मिल गई, अंदर से खुश नहीं है। वो जिंदगी भर ना तो नौकरी से न्याय कर पाएगा, ना पेरेंट्स के साथ कभी भी उनका वैसा बच्चा बन के जी पाएगा जैसा उसको होना चाहिए, क्योंकि उसको हमेशा मन में लगेगा कि इन्हीं लोगों ने मेरी जिंदगी खराब की है। और एक अच्छे पेरेंट का पर्पस क्या होना चाहिए कि उनका बच्चा खुश रहे, बच्चे की खुशी। अगर बच्चे की खुशी से बड़ा कुछ भी है उनके मन में, तो फिर अच्छे पेरेंट होने का जो दावा है छोड़ देना चाहिए। और बच्चे एक उम्र के बाद कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और आजकल तो जितने ऑक्यूपेशंस हैं, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन या व्यवसायों का वैविध्य जितना आज है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हर बच्चे के लिए कोई ना कोई रास्ता है, बस वो चिंगारी जब उसके अंदर आएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, कर लेगा। और आपके बहुत दबाव देने से अगर आपको लगता है कि आप बच्चे की ज़िंदगी अच्छी बना देंगे, तो मेरी राय में ऐसा होना मुश्किल है, तो इससे बचना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो बाकियों से बहुत तेज़ हैं, वो 2 दिन पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो एक परसेप्शन भी होता है क्या लाइफ में शार्प माइंड या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी होता है, या ऐसी कोई चीज़ भी होती है कि किसी का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है और उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है? इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ, आपके लिए क्या ज़रूरी है, शार्प माइंड, हार्ड वर्क या फिर डिसिप्लिन? देखिए, शार्प माइंड पहली बात तो मेरे चाहने से आएगा नहीं मेरे पास, वो तो जेनेटिक है, रेंज उसकी जेनेटिक है, उसके अंदर आप थोड़ी मेहनत करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसको हम IQ बोलते हैं। कुछ फील्ड्स में शार्प माइंड चाहिए। अब बिना शार्प माइंड के मैथमेटिशियन नहीं बन सकते, फिलोसोफर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। इनमें से कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसमें बहुत अभ्यास भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत भी नहीं है। शायद फिलोसोफर बनने में आपको डिसिप्लिन, हार्ड वर्क की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस आप शार्प माइंड वाले हैं, जिज्ञासा है, पढ़ रहे हैं। शार्प माइंड हार्ड वर्क को बीट कर देता है, ऐसा कुछ? किसी फील्ड में, बहुत रेयर फील्ड्स में, बहुत रेयर फील्ड में जहाँ बहुत शार्प माइंड विद ए बिट ऑफ क्रिएटिविटी है, शायद वहाँ हार्ड वर्क का उतना मामला नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने बहुत शार्प माइंड से एक ऐप बना दी, अच्छी ऐप बना दी, अब वो जिंदगी भर उस ऐप से खाता रहेगा, तो वहाँ उसको बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है शायद। लेकिन अगर आप टोटलिटी में पूछें तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन है, क्योंकि माइंड शार्प है पर डिसिप्लिन, हार्ड वर्क है नहीं, तो वो शार्प माइंड बेकार खर्च हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। डिसिप्लिन अगर है, अच्छा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं पर डिसिप्लिन नहीं है, जैसे कई लोग जिम जाते, 3 दिन गए, 3 दिन में इतना जिम कर लिया, उसके बाद हिल नहीं पा रहे, फिर छूट गया। ऐसा हार्ड वर्क जो परसिवियरेंस के साथ नहीं है, डिसिप्लिन के साथ नहीं है, सस्टेन्ड मोटिवेशन के साथ नहीं है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नज़दीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज़ मेहनत कर रहे हैं, तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। और दुनिया में जितने सफल लोग हैं, मेरी राय में उनमें से 80-90% की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर परसिवियरेंस और डिसिप्लिन है। बट ऐसा कहा जाता है कि जो डिसिप्लिन होता है वो कभी क्रिएटिविटी को नहीं आने देता। क्रिएटिविटी आती तब है जब आप परेशान होते हो या आप बहुत ज़्यादा